अपन आज चैप्टर बहुलक शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुलक के अंदर, बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और बहुलक से जो बनती है उसको बहुलकीकरण कहते हैं अपन। तो बहुलकीकरण क्या चीज़ होती है, इसमें अपन देखेंगे। जैसे परिभाषा में बताया, एक ही प्रकार के अथवा एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ पुनरावृत्ति करके सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़कर उच्च अणुभार वाली एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, तो उसे बहुलक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहा जाता है। एवं जुड़ने वाली इकाई को एकलक कहते हैं। जैसे मैं बहुलक के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। यहाँ बहुलक लिखा है, फिर मैंने एकलक लिखा है, और फिर संरचनात्मक इकाइयाँ लिखी है। तो जैसे पहला बहुलक मैंने कौन सा लिखा? पॉलीथीन। ये किस प्रकार की एकलक इकाइयों से आपस में जुड़ के बना होता है? एथीन से। एथीन का सूत्र क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी जब ये एथीन का अणु आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो टूट के किस में हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। इसका मतलब है एथीन की ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ कर के पॉलीथीन बनाती है। तो पॉली का मतलब हो गया एक या एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, उसको बहुलकीकरण कहते हैं, जैसे परिभाषा के अनुसार। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, यहाँ भी पॉली लगाया मैंने, और किसके आगे लगाया? प्रोपिलीन। इसका मतलब प्रोपिलीन क्या है? एकलक इकाई। और प्रोपिलीन का सूत्र क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। और जब यहाँ पर वापस संरचनात्मक इकाई की बात की तो डबल बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड इधर खुल गया और एक बॉन्ड इसका उधर खुल गया। CH3 को मैंने नीचे लिख दिया। इसका मतलब ये बहुलक हो गया। किसका बहुलक है? प्रोपिलीन का। इसके लिए इसका नाम क्या दे दिया मैंने? पॉलीप्रोपिलीन। इसी प्रकार मैंने स्टायरीन दिया है। इसी प्रकार मैंने वाइनिल क्लोराइड, जिसको अपन पॉलीवाइनिल क्लोराइड कहते हैं, PVC जिसका शॉर्ट फॉर्म है। घरों में अपन जैसे पाइप फिटिंग और जो भी होता है उसके ऊपर अब PVC नाम लिखा हुआ देखा होगा। तो उसमें कौन सा केमिकल की एकलक इकाई यहाँ पर जुड़ती है? वाइनिल क्लोराइड की, जिसका सूत्र क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। इसी प्रकार पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, पॉलीब्यूटाइडाइन है, और भी आगे खूब सारी इकाइयाँ हैं। तो इसमें कहने का जो मेरा सारांश था वो ये था कि एकलक इकाइयाँ एक की जैसी जुड़ सकती है आपस में, और एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ भी आपस में जुड़कर एक सहसंयोजक बंध द्वारा उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, तो उस प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं तथा जुड़ने वाली इकाई को एकलक कहा जाता है। अब इसी के अंतर्गत अपन आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। तो जैसे नाइलॉन 6 में एकलक इकाई कैप्रोलैक्टम जो थी काम मिली, जिसका सामान्य सूत्र है H2N CH2 होल 5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये संरचनात्मक इकाई इसकी बताई जा रही है। ऐसी नाइलॉन 6 तो परिभाषा में आपको बताया मैंने, एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ भी आपस में जुड़ सकती है। तो यहाँ पर अपन दो एकलक इकाइयाँ आपस में जोड़ सकें। कौन कौन सी एकलक इकाई? हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन, जिसका सूत्र क्या है? HOOC CH2 होल 6 COOH, एवं एडिपिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या है? H2N CH2 होल 6 NH2। तो ये दो एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ रही है। जब दो एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती है तो उसमें से या तो H2O बाहर निकलता है, या NH3 बाहर निकलता है, या एल्कोहल बाहर निकलता है। इसको अपन संघनन भी कहते हैं, यानी दो इकाइयाँ आपस में जोड़ करके एक बहुलक का निर्माण करना। तो इसमें ये एक बहुलक बना है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको कि इसको नाइलॉन 6 क्यों कहा जाता है? तो अपन क्या देख रहे हैं इसमें? 66 नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसको नाइलॉन 6 बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें हेक्सा मेथिलीन यानी मेथिलीन के 6 अणु काम में आ रहे हैं, और एडिपिक अम्ल में भी 6 अणु काम ले रहे हैं। तो यानी ये 6 इसको बता रहा है और ये वाला 6 इसको बता रहा है।
और इसमें दूसरी चीज़ अपन ने देखी कि दो एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर इस नायलॉन 6 का निर्माण कर रहा था। और इसमें नायलॉन 6 में खाली एक ही लिखा मैंने, इसका मतलब इसमें एक ही एकलक इकाई आपस में जुड़ रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन। तो नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन में एकलक इकाई 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाई, यानी एक ही प्रकार की एकलक इकाई इसमें जुड़ रही है और एक क्लोरोप्रीन बहुलक का निर्माण हो रहा। अब मैं स्टाइरिन रबर की बात करूंगा, तो स्टाइरिन रबर में भी दो प्रकार की एकलक इकाई आपस में जुड़ रही है। कौन कौन सी? एक तो स्टाइरिन, जिसका सूत्र क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5, एवं ब्यूटाडाईन, जिसका सूत्र क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यानी इसमें दो प्रकार की एकलक इकाई आपस में जुड़कर के एक स्टाइरिन रबर का निर्माण करती है, जिसका संरचना सूत्र यहाँ मैंने लिख रखा है। ऐसे टेफ्लॉन, इसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाई आपस में जुड़ रही है, जिसका नाम है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, और जिसका सूत्र क्या है? CF2 डबल बॉन्ड CF2, और इसका बहुलक का सूत्र ये वाला बन रहा है। इसी प्रकार अपन मान लो टेरिलीन या डेक्रोन की बात करेंगे, तो टेरिलीन और डेक्रोन, इसमें भी दो प्रकार की एकलक इकाई आपस में जुड़ती है, एक तो एथिलीन ग्लाइकोल और एक टर्पेथेलिक अम्ल। अब अपन बहुलकों का वर्गीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। तो या ना बहुलक जो बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनका वर्गीकरण के लिए कौन सा आधार काम में लिया जाता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो अपन ने यहाँ पर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 प्रकार के आधार काम में लिए, इसे अपन लिख रहे हैं, इन्हें 6 भागों में वर्गीकृत किया जा रहा है, यानी 6 प्रकार के बेस लेकर के और अपन अलग अलग बहुलकों का निर्माण कर रहे हैं। तो पहला बेस जैसे लिया कि स्रोतों के आधार पर, यानी ऐसे बहुलक जो कौन से स्रोत से आपको प्राप्त हो रहे हैं, उन स्रोतों के आधार पर जो प्राप्त हो रहे हैं उन बहुलकों को अपन कह रहे हैं स्रोतों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। दूसरा जो आधार लिया एकलक इकाइयों का आधार पर, यानी उस बहुलक में कौन सी एकलक इकाई काम में आ रही है, उस बहुलक का निर्माण किया जा रहा है, तो किस प्रकार की एकलक इकाई काम में आ रही है, तो उनसे बनने वाले बहुलक जो है वो एकलक इकाइयों के आधार पर रहेगा। फिर बहुलकीकरण, यानी कौन सी प्रक्रिया किस तरीके से बन रहे हैं, उस आधार पर इनको देखा जाएगा। फिर देखेंगे संरचना के आधार पर, यानी जो बहुलक बन रहे हैं उनमें जो इकाइयाँ काम में आ रही है उनकी संरचना किस प्रकार की है। फिर देखेंगे ताप के आधार पर, यानी जो बहुलक बनाए जा रहे हैं वो ताप सहन करने वाले हैं या ताप दृढ़ बहुलक है, ताप सुनम्य बहुलक है, किस प्रकार के बहुलक है, इस चीज़ का आधार रख करके अपन देखेंगे। और लास्ट जो आणविक बलों के आधार पर, यानी जो बहुलक बन रहे हैं उसमें जो एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ रही है उनके मध्य किस प्रकार के बंध पाए जा रहे हैं, मजबूत है या कमज़ोर है, किस टाइप के, ये आधार मान करके अपन उनका वर्गीकरण कर रहे हैं। अब मैं पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर कि बहुलकों में जो पहला टॉपिक अपन लिया स्रोतों के आधार पर, यानी कैसे कैसे अपन को प्राप्त हो रहे हैं। तो उसमें भी 3 तरीके देखे गए हैं। कितने तरीके? 3 तरीके। इसके लिए अपन लिख रहे हैं यहाँ पर, इन्हें भी 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, यानी प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्ध संश्लेषित बहुलक। जैसे नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक बहुलक, इसका अर्थ है ऐसे बहुलक जो प्रकृति द्वारा सीधे ही प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कपास अपन को सीधी मिलती है, सिल्क सीधा मिल रहा है, ऊन मिलती है, रबर मिलता है, सेलुलोज मिलता है। तो यानी ये वाले जो पदार्थ हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं और जिनकी वजह से बहुलक का निर्माण होता है, यानी इनमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ या विभिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती है, लेकिन इनका स्रोत जो है वो प्रकृति है, इस कारण इनको प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। दूसरा मैंने लिखा संश्लेषित बहुलक। तो संश्लेषित बहुलक का मतलब ऐसे बहुलक जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं वो संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे मान लो नायलॉन बनाया जाता है, PVC बनाया जाता है, पॉलिस्टर बनाया जाता है, पॉलीथीन बनाया जाता है, इन सभी का निर्माण मानव द्वारा प्रयोगशाला में होता है, इसके लिए इनको संश्लेषित बहुलक कहते हैं। यानी ये वाले नेचुरल बहुलक और ये वाले हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित। अब तीसरा जो लिख रहा हूँ मैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक का मतलब होता है कि प्रकृति द्वारा तो प्राप्त होता है लेकिन उनकी गुणवत्ता को प्रयोगशाला में सुधार कर बनाया जाता है, इसके लिए इनका नाम क्या? अर्ध संश्लेषित। यानी आधा मानव द्वारा निर्मित होता है और आधा प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। तो उसमें कौन कौन से उदाहरण लिए मैंने, जैसे गन कॉटन है,
वल्कनीकृत रबर है, सेलुलोज डाई एसीटेट है, सेलोफेन है, लेदर है आदि। तो स्रोतों के आधार पर अपन ने 3 तरीके इसमें देखें। एक तो प्राकृतिक, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो रहे हैं, दूसरा संश्लेषित यानी जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित किया जा रहा है, और एक अर्ध संश्लेषित जो प्रकृति द्वारा तो प्राप्त हो रहा है लेकिन मानव उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रयोगशाला में उस बहुलक का निर्माण करता है। अब दूसरी जो बात है, एकलक इकाई के आधार पर 6 आपको बताया, इसमें भाग मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि इन्हें 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 6। तो पहला भाग अपने स्रोतों के आधार पर, जिसमें 3 बता दिए मैंने। अब एकलक इकाई के आधार पर देख रहा हूँ तो इसमें 2 भाग है, सम बहुलक और सह बहुलक। सम का मतलब इसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाई काम आती है। जैसे पीवीसी की बात कर रहा हूँ तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड बहुलक का नाम है, इसमें वाइनिल क्लोराइड काम आता है। टेफ्लॉन में टेट्राफ्लोरोएथीन काम आता है। पॉलीथीन जिसमें एथीन काम आता है। यानी इसमें सब में अपन देख रहे हैं एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ करके एक बहुलक का निर्माण करती है। दूसरा लिखा सह बहुलक में जैसे नाइलॉन 6,6 लिखा मैंने यहाँ पर, तो नाइलॉन 6,6 में अपन देख रहे हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल, यानी ये 2 प्रकार की एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ करके, तो यहाँ जैसे एकलक इकाई के आधार पर बताया ना, तो इसमें 2 एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ रही है। सम बहुलक में देखा था अपन एक ही प्रकार की एकलक इकाई आपस में जुड़ रही है। ऐसे पॉलिस्टर है, टेरिलिन है, डेक्रोन है, खूब सारे एग्जाम्पल है जिसमें अलग अलग प्रकार की एकलक इकाई आपस में जुड़ती है, उनको अपन सह बहुलक कहते हैं। और जिसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाई आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है, उसको अपन सम बहुलक कहते हैं। अब मैं तीसरा आधार ले रहा हूँ बहुलकीकरण के आधार पर। इस आधार पर इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, योगात्मक या योगज बहुलक और संघनन बहुलक। तो अपन योगात्मक और योगज बहुलक अपन जब देखते हैं और संघनन बहुलक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? काम दोनों में ही है कि एकलक इकाइयाँ जो विभिन्न प्रकार की या एक ही प्रकार की आपस में जुड़ती है। तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें कोई सह उत्पाद नहीं बनता है और इसमें सह उत्पाद के रूप में HCl, H2O, NH3 या एल्कोहल आदि बाहर निकलते हैं। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस आपके ही दिखाई दे रहा है। बाकी दोनों में ही एकलक इकाइयाँ एक ही प्रकार की हो सकती है और एक से अधिक प्रकार की हो सकती है, वो आपस में जुड़ेगी और एक बहुलक का निर्माण करेगी। इसके लिए अपन इस प्रक्रिया का नाम क्या कह रहे हैं? बहुलकीकरण के आधार पर। अब जैसे चौथा पॉइंट मैं ले रहा हूँ संरचना के आधार पर। तो संरचना यानी जो बहुलक बन रहा है उसकी संरचना कैसी है? जैसे मैंने कहा रैखिक बहुलक, इसका मतलब एक रेखा के द्वारा निर्मित होती है, यानी एक रेखा बनती है, एक लाइन बनती है अपन कह रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुलक। जैसे पीवीसी, पॉलीथीन, HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन जिसको बोलते हैं, ये जो बहुलक बनता है इसका तनन सामर्थ्य और गलनांक बहुत अधिक होता है। और साखित बहुलक का मतलब एक लंबी लाइन तो बनती है लेकिन उस लंबी लाइन के साथ में, जैसे पेड़ एक लंबा होता है और उस पेड़ के आगे साथ में टहनियाँ भी निकलती है या शाखाएँ भी निकलती है, उस संरचना का नाम क्या है? साखित बहुलक। तो इसमें कौन कौन से बनते हैं? पॉलीथीन जिसका है LDP, पॉलीथीन 2 प्रकार के होते हैं, HDPE और LDP, यानी एक तो हाई डेंसिटी वाले यानी जो वज़न ज़्यादा सहन कर सकते हैं और एक लो डेंसिटी वाले यानी जो वज़न कम सहन करते हैं। दूसरा ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन। तीसरा टाइप का जो बहुलक होता है त्रियकबद्ध जाल बहुलक, यानी एक जाली के समान। जैसे अपन घर में खिड़कियों में जाली लगाते हैं तो अपन क्या देखते हैं? एक सीधी लाइन होती है, एक आडी लाइन होती है, एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, कहने कैसे भी एक टाइप से गूंथी हुई संरचना जो होती है उस संरचना को अपन कहते हैं तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। इसमें कौन कौन सा अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं काम में? वल्कनीकृत रबर जैसे टायर ट्यूब ये जो बनाए जाते हैं, इनकी अपन संरचना देखेंगे तो इनकी संरचना बहुत जटिल संरचना दिखाई देगी। बेकेलाइट जैसे पेन का ढक्कन और होता है, या मान लो कुर्सी की संरचना है, मेलामीन आदि, इनकी संरचनाओं में आप देखेंगे रेखाएं भी बनती है, शाखाएं भी बनती है, लेकिन रेखाएं और शाखाएं आपस में जुड़कर एक जाल नुमा संरचना बना लेती है। इसलिए इस बहुलक का नाम है तिर्यकबद्ध जाल बहुलक। अब अपन नेक्स्ट ताप के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो
तो इस आधार पर इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया, ताप सुन्नम्य या ताप सुगठीय बहुलक और दूसरा है ताप दृढ़ बहुलक। तो ताप सुन्नम्य ताप सुगठीय बहुलक का मतलब होता है कि ऐसे बहुलक जिन्हें पिघलाकर पुनः काम में लिए जा सकता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि भंगार वाले कुछ प्लास्टिक तो खरीद लेते हैं और कुछ प्लास्टिक को फेंक देते हैं, यानी खरीदते नहीं है। क्यों नहीं खरीदते हैं? कि ऐसा प्लास्टिक जिसको पिघलाया जाए और द्रव में परिवर्तित हो जाए और उस द्रव को वापस किसी संरचना में चेंज किया जा सकता है, तो उस प्लास्टिक को अपन बोलते हैं ताप सुन्नम्य या ताप सुगठीय बहुलक। तो उसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन और पीवीसी। अब होता है ताप दृढ़ बहुलक, यानी इसमें ये ऐसा बहुलक है जिसकी संरचना यानी जिसकी एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती है, उनके मध्य क्रॉस बंध बनता है, यानी जिसको अपन ताप देंगे तो भी वो पिघलेगी नहीं, और जब पिघलेगी नहीं तो अपन उसको किसी दूसरी संरचना में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उन बहुलकों को अपन कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक। जैसे इसके उदाहरण है बेकेलाइट। बेकेलाइट में आपने देखा होगा भंगार वाले कुर्सी को नहीं खरीदते हैं, पेन के ऊपर वाला कवर या पेन का ढक्कन, ऐसे कुछ प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं जो भंगार वाले नहीं खरीदते हैं। क्यों नहीं खरीदते हैं? कि इनको वापस पिघलाया नहीं जा सकता है, ये बेकेलाइट के एग्जाम्पल में आता है। ऐसे मेलामीन, रेजिन आदि। छठा पॉइंट है आणविक बलों के आधार पर, यानी जो बहुलक बनते हैं उनके अंदर किस प्रकार के बंध होते हैं। जैसे अपन इसमें दो प्रकार के देखें, एक तो प्रत्यास्थ बहुलक होते हैं, एक रहस्य होते हैं। प्रत्यास्थ बहुलक में अपन क्या देख रहे हैं कि इसमें एकलक इकाइयाँ जो आपस में जुड़ती है, उन एकलक इकाइयों के अंदर बहुत ही दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, यानी बहुत ही दुर्बल अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जब अपन इनको किसी एक निश्चित सीमा तक खींचेंगे तब तक तो लंबे खींचते चले जाएंगे, और उससे अधिक यदि अपन ने बल लगा दिया तो टूट जाते हैं। अब इनको अपन क्या करेंगे कि इनको एक निश्चित सीमा तक खींच करके जब वापस इनको छोड़ेंगे तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। इस कारण इनको प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं रबर को अपन एक निश्चित सीमा तक तो खींच सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सीमा पर खींचने पर क्या होता है, वो टूट जाता है, यानी उस रबर के अंदर प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ब्यूना एस रबर है, ब्यूना एन रबर है, नियोप्रिन रबर है, ये सब रबर के एग्जाम्पल मैंने लिए। और लास्ट जो टॉपिक इसका यानी वर्गीकरण का लास्ट है रेसे पॉलिस्टर, ऊन, सिल्क, यानी इनके एकलक इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती है जिनमें बहुत ही प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। इसको अपन खींचेंगे तो खींचते चले जाएंगे, और इनके मध्य जो बंध होता है बहुत ही प्रबल होता है। इसके एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, ऊन, सिल्क। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, बहुलकीकरण की विधियाँ, यानी बहुलक कैसे कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन सी विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अपन दो विधियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक तो योगात्मक विधि है और एक है संघनन विधि। योगात्मक विधि के अंदर भी दो विधियों की बात कर रहे हैं, मुक्त मूलक विधि और आयनिक विधि। संघनन विधि में भी अपन दो बात कर रहे हैं, सह बहुलकीकरण और विषम बहुलकीकरण। तो योगात्मक विधि में जैसे पहला बताया मैंने आपको मुक्त मूलक विधि। तो पहले योगात्मक विधि है क्या, यानी योगात्मक विधि का मतलब होता है कि जिसमें एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती है। वो एकलक इकाइयाँ एक प्रकार की हो सकती है, डिफरेंट प्रकार की भी हो सकती है, लेकिन इसमें भी अपन ने दो तरीके बताए, एक तो मुक्त मूलक बना करके और एक आयनिक विधि यानी आयन बना करके। तो यहाँ पहले मैं मुक्त मूलक विधि की चर्चा कर रहा हूँ। तो मुक्त मूलक विधि में अपन ये मुक्त मूलक विधि मुख्यतः तीन भागों से संपन्न होती है। एक तो प्रारंभिक पद, दूसरा श्रृंखला संचरण पद और तीसरा श्रृंखला समापन पद। यानी किसी भी काम को अपन करते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं, उसकी शुरुआत का मतलब प्रारंभिक पद, यानी शुरू में अपन क्या लेंगे उसके लिए। तो जो भी अपन जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पेरोक्साइड लिया या मैंने ये वाला कंपाउंड लिया, तो इसमें मैं कहाँ से तोड़ूँ कि मेरे को एक मुक्त मूलक बन जाए, मिल जाए। तो मुक्त मूलक मैंने कोशिश की यहाँ से तोड़ने की, क्योंकि यहाँ से जब मैं तोड़ूंगा तो इधर वाला कंपाउंड और उधर वाला कंपाउंड दोनों एक जैसे ही प्राप्त होंगे। और इसमें मैं बात करूँगा तो यहाँ से मैं तोड़ रहा हूँ तो इसमें भी क्या होगा,
इधर भी RO और उधर भी RO। तो मैंने तोड़ा, जब आपने यहाँ देख रहे हो कि इस ऑक्सीजन के ऊपर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दर्शाया है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, जब ये टूटेंगे तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग अलग हो जाएंगे। तो इस कंपाउंड के द्वारा तोड़ करके अपन सर्वप्रथम एक मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मुक्त मूलक। फिर वो मुक्त मूलक जो है वो आगे किसी अन्य एकलक इकाई से जुड़ेगा और श्रृंखला को लगातार चलाता रहेगा, यानी श्रृंखला लंबी से लंबी बनती रहेगी। जैसे मैंने यहाँ 2 स्टेप भी लिखे हैं, आप हजारों स्टेप लिख सकते हैं इसमें। जैसे ये मुक्त मूलक RO मैंने काम में लिया, एकलक इकाई मैंने कौन सी ली? एथीन। जब ये RO ऑक्सीजन मुक्त मूलक जो जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कॉर्नर वाले कार्बन को दे देगा, यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर ये मुक्त मूलक बन गया। ये मुक्त मूलक जब इस एकलक इकाई से आपस में जुड़ेगा तो अपना ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का कॉर्नर वाले को दे देगा। फिर आगे से आगे एक जुड़ता रहेगा और अपना इलेक्ट्रॉन कॉर्नर वाले को देता रहेगा। इस प्रकार श्रृंखला लंबी से लंबी चलती रहेगी। अब उस लंबी श्रृंखला को रोकना है तो अपन तीसरा स्टेप कहते हैं श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला को कैसे रोकेंगे? तो इसमें भी 4 तरीके बताए। एक तो युग्मन द्वारा, एक असमानुपातन द्वारा, एक श्रृंखला स्थानांतरण द्वारा और एक निरोधक द्वारा। यानी ये 4 तरीके हैं जो श्रृंखला को समाप्त करते हैं। तो इसमें अपन देखा, सबसे पहले मुक्त मूलक बनाया, फिर श्रृंखला को लंबी खींची और फिर श्रृंखला को समाप्त कर रहे हैं। अब इन चारों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि युग्मन क्या होता है, असमानुपातन क्या होता है, श्रृंखला स्थानांतरण क्या होता है और निरोधक क्या होता है। श्रृंखला समापन की अपन बात करें तो श्रृंखला समापन जो 4 तरीके से किया जाता है, एक तो युग्मन, दूसरा असमानुपातन, तीसरा श्रृंखला स्थानांतरण और चौथा निरोधक। अब युग्मन में अपन क्या देख रहे हैं, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, ये एक मुक्त मूलक है और ये दूसरा मुक्त मूलक है। यानी युग्मन में हमेशा 2 मुक्त मूलक आपस में जुड़ करके एक उदासीन बहुलक का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं ये दोनों परमाणु आपस में जुड़ेंगे और सहसंयोजक बंध बना लेंगे, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर अंतराणुवीय आकर्षण बल लगेगा, उसकी वजह से एक बहुलक का निर्माण हो जाएगा और श्रृंखला का समापन हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बताया असमानुपातन, यानी हाइड्रोजन के स्थानांतरण द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन के स्थानांतरण द्वारा। कहने का अर्थ है कि अब ये जो मुक्त मूलक दिख रहा है श्रृंखला संचरण से प्राप्त पद में, तो इसमें ये वाला कार्बन परमाणु जो है वो अपना हाइड्रोजन, ये मुक्त मूलक है और यहाँ से क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन। तो इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और वो हाइड्रोजन जो बाहर निकलेगा वो इस कार्बन परमाणु को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना जाएगा? CH3 बन जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, श्रृंखला समाप्त हो जाएगी, उदासीन बहुलक का निर्माण हो जाएगा। और तीसरा लिख रहे हैं श्रृंखला स्थानांतरण पद। तो श्रृंखला स्थानांतरण पद में अपन क्या देख रहे हैं कि श्रृंखला संचरण से जो आपको प्राप्त हो रहा है उसको जब किसी उदासीन अणु के साथ अपन जोड़ते हैं तो उदासीन अणु का साथ में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वो अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ दे करके और श्रृंखला को समाप्त कर देगा और ये R मुक्त मूलक के रूप में अलग हो जाएगा। तो अपन इसको कह रहे हैं श्रृंखला स्थानांतरण, यानी इन दोनों के बीच की जो श्रृंखला थी वो स्थानांतरित हो गई, इसको उदासीन बना दिया और ये खुद एक R मुक्त मूलक के रूप में अलग हो गया। और चौथा जो है निरोधक। निरोधक का मतलब किसी भी चीज़ को रोकने वाला। तो रोकने के लिए अपन क्या काम में ले सकते हैं? नाइट्रोबेंजीन काम में ले सकते हैं, डाई नाइट्रोबेंजीन काम से ले सकते हैं, हाइड्रोक्विनोन काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं नाइट्रोबेंजीन की बात कर रहा हूँ तो ये P के ऊपर मैंने इलेक्ट्रॉन दिखाया, इसका मतलब प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट? जो श्रृंखला संचरण से प्राप्त हो रहा है, ये प्रोडक्ट इस निरोधक के साथ जुड़ेगा और एक उदासीन बहुलक का निर्माण कर देगा। इस प्रकार से मुक्त मूलक क्रियाविधि जो है वो बहुलकीकरण में काम आ रही है। तो मुक्त मूलक क्रियाविधि में अपन ने 3 बातों का ध्यान रखा। सबसे पहले अपन ने कहा था कि श्रृंखला को शुरू कैसे की जाए,
तो प्रारंभ के अंदर जो भी पदार्थ अपन लेंगे उस पदार्थ में सबसे पहले एक मुक्त मूलक का निर्माण करेंगे, फिर वो दूसरे स्टेप में अपन का श्रृंखला संचरण पद। तो श्रृंखला संचरण में अपन देख रहे हैं कि वो जो मुक्त मूलक बन रहा है वो मुक्त मूलक अपना इलेक्ट्रॉन किसी उदासीन अणु को दे करके और श्रृंखला को लंबी से लंबी आगे से आगे बढ़ाता रहता है। फिर जो श्रृंखला आगे से आगे बढ़ती है उसको वापस उदासीन करना है तो अपन को श्रृंखला समापन पद काम में लेना पड़ेगा। श्रृंखला को समाप्त करने के लिए 4 तरीके बताए गए हैं: युग्मन, असमानुपातन, श्रृंखला स्थानांतरण और निरोधक। युग्मन में अपन देखा कि 2 मुक्त मूलक आपस में जुड़कर एक उदासीन अणु का निर्माण कर रहे हैं। असमानुपातन में अपन देखा हाइड्रोजन के स्थानांतरण द्वारा श्रृंखला का समापन हो रहा है। श्रृंखला स्थानांतरण में देखा अपन ने कि कोई भी उदासीन अणु अपनी श्रृंखला को स्थानांतरित कर रहा है, यानी इसका हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, आर अलग हो गया। और चौथा अपन ने देखा निरोधक के रूप में, तो निरोधक में जो श्रृंखला संचरण से प्राप्त पद है उसको किसी न किसी निरोधक द्वारा, निरोधक के रूप में आपने नाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन और हाइड्रोक्विनोन काम में लिया है। इस प्रकार से ये श्रृंखला समाप्त हो गई। अपन आयनिक विधि की बात कर रहे हैं, तो आयनिक विधि में जो बहुलकीकरण किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है, एक धनायनी बहुलकीकरण और एक ऋणायनी बहुलकीकरण। धनायनी बहुलकीकरण का मतलब होता है कि जिसमें धनायन बनेगा और ऋणायनी बहुलकीकरण का मतलब होता है जिसमें ऋणायन बनेगा। अब धनायनी बहुलकीकरण ये प्रक्रिया भी 3 पदों में संपन्न होती है। जैसे अपन मुक्त मूलक क्रियाविधि में बात की थी उसमें भी 3 पद अपने काम में लिए थे, इसमें भी 3 पद काम में लेंगे। ऋणायनी बहुलकीकरण करेंगे उसमें भी अपन 3 पद ही काम में लेंगे। अब जैसे धनायनी बहुलकीकरण में पहला पद होगा वही सेम श्रृंखला प्रारंभिक पद। तो अपन इस प्रारंभिक पद में ये देख रहे हैं कि अपन लुईस अम्ल AlCl3 को उत्प्रेरक के रूप में काम ले रहे हैं तथा H2O को सह उत्प्रेरक के रूप में काम ले रहे हैं। जब इन दोनों को आपस में अभिक्रिया करवाई जाएगी तो यहाँ से आपके हाइड्रोजन वाला प्रोटॉन प्राप्त होगा और यह हाइड्रोजन वाला प्रोटॉन यानी धनायन बन गया। तो ये प्रोटॉन युक्त हाइड्रोजन अपना धनायन किसको देगा, तो इसमें ये ध्यान रखना कि जिसके साथ भी जुड़ेगा, जैसे मान लो इसमें इसके साथ जुड़ रहा है तो इसको ये क्यों दे रहा है, क्योंकि इसके साथ में X जुड़ा हुआ है और X क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो याना ये प्रारंभ करने वाला ये पूरा एक पद हो जाएगा जो श्रृंखला को आगे चलाएगा। इसके लिए इसको अपन क्या कह रहे हैं, श्रृंखला प्रारंभिक पद। अब श्रृंखला प्रारंभिक पद से जो धनायन आपको प्राप्त हो रहा है ये धनायन श्रृंखला को आगे चलाएगा। कैसे चलाएगा कि अपना प्लस यानी धनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह वाले कार्बन को देता जाएगा और श्रृंखला को आगे से आगे बढ़ाता जाएगा। इस प्रकार लंबी से लंबी श्रृंखला का निर्माण होता रहेगा। जैसे अपन इसमें देख रहे हैं कि ये जो प्लस है वो यहाँ पर स्थानांतरित हो रहा है, ये बन गया। मान लो अपन ये वाला पद है इसको और आगे अपन एक्सटेंड करना चाहे तो ये प्लस जो है वो X से जुड़े हुए कार्बन को अपना दे देगा और ये श्रृंखला कंटिन्यू चलती रहेगी। और तीसरा है श्रृंखला समापन पद, यानी श्रृंखला समाप्त कब होगी, जब धनायन के साथ कोई ऋणायन जुड़ेगा। श्रृंखला समापन में क्या देखा जाएगा कि उदासीन अणु अपन को बनाना है तो ये क्या है, पॉजिटिव अपने पास श्रृंखला संचरण से प्राप्त हो रहा है और अपन उसको उदासीन करेंगे तो इसके साथ कोई ना कोई अपन नेगेटिव लेंगे। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये आपस में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कह रहे हैं या एक अंतराणविक आकर्षण बल कह रहे हैं, ये बहुत ही मजबूत होगा, इसके अंदर जुड़ जाएगा और इसमें से एक हाइड्रोजन A के साथ बाहर निकल जाएगा और ये श्रृंखला यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। इसको अपन आयनिक विधि कहते हैं। और इसमें आयनिक विधि में पहले अपन ने क्या, धनायनी बहुलकीकरण। अब अपन ऋणायनी बहुलकीकरण बात कर रहे हैं। तो ऋणायनी बहुलकीकरण में भी जैसे धनायनी बहुलकीकरण में अपन ने कहा था भाई एक धनायन मिल रहा था। धनायन अपन को कैसे मिला था, एक उत्प्रेरक और एक सह उत्प्रेरक, उन दोनों को आपस में अभिक्रिया करवाई तब अपन के पास H+ धनायन मिल रहा था। वो धनायन किसी एकलक इकाई के साथ जुड़ रहा था और अपना धनायन दे करके उसको एकलक इकाई बना रहा था और उस श्रृंखला को आगे
चला रहा था और फिर उस श्रृंखला को वापस ऋणायन के साथ अभिक्रिया करवाई तो अपन ने उसको समाप्त कर दी थी। इसी प्रकार अपन ऋणायन बहुलकीकरण की बात कर रहे हैं। तो ऋणायन बहुलकीकरण में भी मैं क्या कर रहा हूँ कि एक प्रारंभिक पद में मैंने एक ऋणायन लिया और फिर किसी एकलक इकाई के साथ में जोड़ रहा हूँ। एकलक इकाई में कौन सी काम ले रहा हूँ यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा होगा। उसमें क्या था, X था, इसमें मैंने Y लिया है। यहाँ पर B माइनस जो है, ये वाला माइनस किधर जाएगा कि जिसके ऊपर या जिसके साथ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है उसको ये अपना माइनस दे करके और उस श्रृंखला को एक ऋणायनिक पद वाला एकलक बना देगा। अब ये एकलक जो बन रहा है, ऋणायनी एकलक जो कह रहे हैं अपन, ये ऋणायनी एकलक आगे श्रृंखला को कंटिन्यू चलाएगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ऋणायनी एकलक है और ये एक एकलक इकाई है। जब ये दोनों आपस में जुड़ रही है तो ये वाला माइनस इस कार्बन परमाणु को दे रहा है। इस कार्बन परमाणु को क्यों दे रहा है कि इस कार्बन परमाणु के साथ में एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है। फिर इसी प्रकार ये श्रृंखला आगे और चल रही है, यानी ये ऋणायनी एकलक इकाई जो है वो किसी अन्य एकलक इकाई के साथ जुड़ रही है और श्रृंखला को आगे से आगे चलाती जा रही है। जब ये श्रृंखला इस प्रकार से लंबी होती रहेगी, अब अपन को इसको उदासीन बनाना है तो अपन क्या करेंगे, श्रृंखला को समाप्त करने की सोचेंगे। तो श्रृंखला समाप्त करने के लिए अपन ये सोचेंगे कि अपने पास कौन सी एकलक इकाई प्राप्त हो रही है। तो अपने पास यहाँ पर एक ऋणायनी एकलक इकाई प्राप्त हो रही है। तो ऋणायन को जब धनायन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब जाकर के अपने को एक उदासीन बहुलक प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये ऋणायनी बहुलकीकरण भी कंप्लीट होता है आपके। तो बहुलकीकरण विधियों में अपन ने दो विधियों के बारे में शुरू में बात की थी, एक योगात्मक विधि थी और एक संघनन विधि। तो योगात्मक विधि में अपन ने दो टाइप से बात की थी, एक तो था मुक्त मूलक विधि थी और एक आयनिक विधि। मुक्त मूलक विधि में भी अपन ने 3 पद से उसको कंप्लीट किया था। आयनिक विधि में भी 2 टाइप का था, धनायनिक बहुलकीकरण और ऋणायनिक बहुलकीकरण। उनमें भी 3 टाइप से अपन ने उनको समाप्त किया ना, 3 पदों में समाप्त किया था। अब अपन दूसरी विधि संघनन विधि की बात कर रहे हैं। तो संघनन विधि की परिभाषा में ये बताया गया कि ऐसे बहुलक जिनमें 2 ऐसी एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती है जिनके पास अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं। ये चीज़ विशेष ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी इसमें कि जिनके पास अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं। और ये जब 2 एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती है तो इन इकाइयों के संघनन के दौरान जल, एल्कोहल एवं अमोनिया का अणु बाहर निकलता है। जैसे अपन पहले उदाहरण में देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या बाहर निकल रहा है, जल का अणु। दूसरे एग्जाम्पल में भी अपन देख रहे हैं जल का अणु, तीसरे एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं अपन जल का अणु। तो ये तो मैंने तीनों जल के अणु लिए थे। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल भी देखे हैं जिनमें अलग अलग एकलक इकाइयाँ, अलग अलग क्रियात्मक समूह वाली एकलक इकाइयाँ जब आपस में संघनित होती है तो इनके संघनन के बाद में बाहर निकलने वाला या तो जल होगा या एल्कोहल होगा या अमोनिया का अणु होगा। और इसमें विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती है उनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग होने चाहिए। इसी को अपन क्या कहते हैं, संघनन विधि। अब अपन सह बहुलकीकरण की बात करते हैं। तो सह बहुलकीकरण की परिभाषा में ये बताया गया, ऐसे बहुलक जिनमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है। एक से अधिक प्रकार एकलक इकाइयाँ कैसे हो, जैसे एक मान लो अपन ए प्रकार की एकलक इकाई मानी, फिर अपन ने बी प्रकार की एकलक इकाई मानी, ऐसे सी प्रकार की, डी प्रकार की। तो एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयाँ जिनको अपन पुनरावृत्ति करके एक बहुलक का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया का नाम है सह बहुलकीकरण। और ये कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। एक तो क्रम रहित बहुलक, एक एकांतरित बहुलक, एक खंड सह बहुलक और एक कॉलम सह बहुलक। क्रम रहित जैसे नाम से प्रतीत होता है कि इनमें जो एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ेगी इनमें किसी क्रम का पालन नहीं होता है। जैसे ए के साथ बी जुड़ गई, फिर 2 ए जुड़ गए, फिर 2 बी या 3 बी या 2 ए, ऐसे मतलब एक बगैर क्रम की जो एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ करके जिस बहुलक का निर्माण करती है वो क्रम रहित बहुलक कहलाता है। अब इसमें एकांतरित बहुलक, तो इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि एकांतरित यानी एक
अंतर के बाद, एक निश्चित क्रम के बाद या एक निश्चित नियम के अनुसार जब एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ती है और किसी बहुलक का निर्माण होता है तो उस बहुलक को एकांतरित बहुलक कहते हैं। अब जैसे ए के बाद बी जुड़ा, फिर वापस ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, ऐसे खंड से बहुलक। खंड से बहुलक का मतलब होता है एक ग्रुपिंग करके जोड़ना आपस में एकलक इकाइयों को। जैसे मैंने 4 ए जोड़ दिए, फिर 4 बी जोड़ दिए, फिर 5 ए जोड़ दिए, फिर 5 बी जोड़ दिए, ऐसे 3 ए जोड़ दूँ, 3 बी जोड़ दूँ, या 2 ए जोड़ दूँ, 2 बी जोड़ दूँ, यानी एक ग्रुप बना करके जब मैंने एक बहुलक का निर्माण किया तो उस बहुलक का नाम क्या कहलाया? खंड सह बहुलक। और चौथा जो है वो कॉलम सह बहुलक। कॉलम सह बहुलक का मतलब एक प्रकार की एकलक इकाई को एक मुख्य संरचना बना दो और दूसरी प्रकार की एकलक इकाई उसके एक श्रृंखला के रूप में जोड़ दो, यानी कॉलम के रूप में जोड़ दो। जैसे पेड़ के साथ टहनी जुड़ी होती है, वैसे ही तना जो होता है वो मेन होता है और टहनियाँ जो होती है साइड वाली होती है। तो यहाँ पर ए जो है एकलक इकाई वो मुख्य श्रृंखला हो गई और जो बी एकलक इकाइयाँ हैं वो एक कॉलम बन गया। इसके लिए इसको अपन क्या कह रहे हैं? कॉलम सह बहुलक। सह बहुलकीकरण द्वारा जिन बहुलकों का निर्माण किया जाता है उसकी दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, इसके बारे में अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने लिखा है कि बहुलकों की गुणवत्ता को सह बहुलकीकरण द्वारा बढ़ाकर व्यावसायिक रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो अपन टायर बनाते हैं, कुछ टायर अच्छी कंपनी के होते हैं, कुछ टायर लोकल कंपनी के होते हैं, तो उनमें डिफरेंसेस क्या है? अच्छी कंपनी का टायर का मतलब क्या है और लोकल कंपनी का टायर का मतलब क्या है? अच्छी कंपनी का टायर का मतलब है कि उसकी एक तो लाइफ स्टाइल जो होगी या लाइफ पीरियड जो होगा या जो स्ट्रांगनेस होगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, एक गारंटी मिलेगी। लेकिन एक जो अपन लोकल लेते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसका मतलब उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया नहीं जाता लोकल में, और अच्छी चीज़ होगी उसमें उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, उसकी वैरायटी अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो अपन यहाँ एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं, जैसे नायलॉन 66 जो बना रहे हैं उसमें यदि टरथेलिक अम्ल मिला दिया जाए तो नायलॉन की प्रकृति एवं गलनांक दोनों को ही बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि ब्यूना एस रबर के अंदर एक्रिलोनाइट्राइल मिला दिया जाए तो उसकी गुणवत्ता और मजबूती बढ़ जाती है। तो ये सह बहुलकीकरण द्वारा किसी भी बहुलक की गुणवत्ता को बढ़ाकर व्यावसायिक रूप में उसका अच्छा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से बहुलकीकरण की उपयोगिता में आपको ये चीज़ बताई है। अब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, बहुलकों का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी जितने भी अपन ने बहुलक बनाए हैं उनका आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट अपन ने देख रहे हैं, एक तो संख्या औसत अणुभार और एक भार औसत अणुभार। तो संख्या औसत अणुभार अपन क्या कैसे निकालेंगे कि अपन ये देखेंगे अपने पास कितने बहुलक हैं और उन बहुलकों की संख्या देखेंगे। जैसे मान लो अपन मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं कि भाई ये क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आपको औसत निकालना है, पूरी क्लास के स्टूडेंट का औसत निकालते हैं। तो अपन क्या देखते हैं कि हर एक स्टूडेंट का वज़न अपन माप लेते हैं और फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं सब वज़न को जोड़ करके और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का अपन भाग दे देते हैं, तो वो क्या निकल जाता है? उनका औसत अणुभार निकल जाता है पूरी क्लास का। इसी प्रकार अपन जब इस बहुलकों की बात करेंगे तो ये देखेंगे बहुलकों की संख्या कितनी है और प्रत्येक बहुलक का अणुभार कितना है। उन दोनों को आपस में गुणा करेंगे और फिर उनको जोड़ लेंगे, सिग्मा लगाया मैंने यहाँ पर, और फिर ये देखेंगे बहुलकों की संख्या कितनी है उसका भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या है? संख्या औसत अणुभार निकल जाएगा। और यदि भार औसत अणुभार निकालना मेरे को तो मैं क्या करूँगा, संख्या औसत अणुभार में जो संख्या निकाली थी सिग्मा एन आई एम आई, उसको फिर एम आई से इंटू कर लूँगा, ऊपर भी इंटू कर लूँगा और नीचे भी इंटू कर लूँगा और फिर एक दूसरे का भाग दे दूँगा। तो क्या आ जाएगा? भार औसत अणुभार। अब तीसरी चीज़ इन दोनों का आपस में जो रिलेशन है उसको अपन ने बहुपरिक्षेपण घातांक द्वारा प्रदर्शित किया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीडीआई। तो पीडीआई कैसे ज्ञात किया? MW बार अपॉन MN बार, इस तरीके से। अब अपन जो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो या तो इसके ऊपर आधारित है या इसके ऊपर आधारित है या इसके ऊपर आधारित। इस चैप्टर के अंदर ये 3 जो फॉर्मूले हैं इन तीनों फार्मूलों के ऊपर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये भी आपको 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके बताऊंगा। आंकिक प्रश्न के बारे में बात कर रहा था मैं अभी। तो जैसे मैंने ये प्रश्न लिखा है, किसी बहुलक नमूने में 20 अणुओं का अणुभार 20,000 बताया गया, 40 अणुओं का अणुभार 30,000 बताया,
तथा शेष 20 अणुओं का अनुपात 40,000 हो तो mn बार यानी संख्या औसत अनुपात, mw बार यानी भार औसत अनुपात एवं pdi यानी बहु परीक्षेपण घातांक, इन तीनों की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने जैसे गणित में, स्टैटिक्स में यानी सांख्यिकी में जो पढ़ाया जाता है उसी के अनुसार आपको बताया मैंने यहाँ पर कि मेरे पास 3 टाइप के अणु दिए। एक तो पहले अणु 20 अणु है, दूसरे 40 अणु हैं, तीसरे भी कितने 20। इनका अनुपात कितना बताया 20 का 20,000 और 40 का कितना बताया मैंने 30,000 और यहाँ 20 का कितना बताया मैंने 40,000। तो ये क्रम संख्या 1 2 3 के हिसाब से लिख दिया। फिर मैंने इन दोनों को आपस में क्या किया, गुणा किया। तो 2 × 2 कितना होता है 4 और 0 कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 10 की घात 5 हो गया। यहाँ पर 4 × 3 कितना होता है 12 और 0 कितना हो गए 5 तो 10 की घात 5। यहाँ पर 2 × 4 कितना होता है 8 और 10 की घात कितनी हो गई 0। 0 कितने यहाँ पर 5 है ना, तो 10 की घात 5 लिख दिया। फिर अपन भार औसत अनुभार के लिए अपन को चाहिए NI/MI स्क्वायर, तो यानी NI/MI की जो वैल्यू आई है उसको फिर MI से मैंने इंटू किया। तो यहाँ पर 4 × 2 कितना होते हैं 8 और 10 की घात यहाँ पर कितनी है 5 और यहाँ पर कितने 0 है 4, तो 4 और 5 कितने हो गए 9 यानी 10 की घात 9 लिख दिए। यहाँ पर 12 × 3 कितना होते हैं 36 और 0 कितने हो गए 5 तो यहाँ पर है 4 यहाँ पर हो गए 9 और यहाँ पर 8 × 4 कितना हो गए 32। यहाँ पर 10 की घात 5 है, यहाँ पर 10 की घात 4 है, तो कुल मिला के 10 की घात 9 हो गए। अब अपन सिग्मा, क्योंकि अपन सूत्र के अनुसार क्या था mn बार बराबर सिग्मा NI/MI अपॉन सिग्मा NI। ये तो है आपके सिग्मा NI और ये क्या है सिग्मा NI/MI यानी इनका जोड़, और ये क्या है सिग्मा NI/MI स्क्वायर। अब अपन सूत्र में सीधा रख रहे हैं, पहले mn बार निकालना है तो अपन इसमें इसका भाग दे देंगे 24 × 10 की घात 5 अपॉन 80, तो 8 3 24 हो गए, 10 की घात 5 से 1 0 कम होगा, 3 × 10 की घात 4 हो गया, जिसको अपन ने 30,000 लिख दिया। यहाँ पर अपन MW बार निकालेंगे यानी इसके अंदर इसका भाग देंगे, ये सूत्र में आपको बताया गया। तो इसमें आंसर आ रहा है 31,667। तो PDI निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे कि MW बार में MN बार का भाग दे देंगे तो आपके PDI आ जाएगा।